हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सिंक्रोनस जनरेटर का या ऑल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होती है उसका डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू या आर्मेचर रिएक्शन वर्सेस लोड बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर समझ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑल्टरनेटर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से रोटर फील्ड टू आर्मेचर वाइंडिंग एंड देन लोड इंसर्शन, फिर लोड के लगने की इन्फॉर्मेशन वापस इनपुट तक कैसे आती है और इनपुट से कैसे एक्स्ट्रा एनर्जी डिमांड की जाती है, वो पूरा मैंने फ्लो डायग्राम से बताया। और ऐसा ही फ्लो डायग्राम मैंने आपको समझाया था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी। तो दोनों से मुझे समझ में आया कि ट्रांसफार्मर में जो लोड बैलेंसिंग इफेक्ट होता है वैसा ही ऑल्टरनेटर में भी लोड बैलेंसिंग इफेक्ट होता ही है। तभी यहाँ पर आर्मेचर की तरफ से आने वाला जो फ्लक्स होता है, आर्मेचर वाइंडिंग से बहने वाला करंट जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है फाई ए, और वो फाई दो तरीके से अपना रास्ता कंप्लीट करता है। म्यूचुअली कनेक्ट होता है फील्ड वाइंडिंग से, और कुछ फ्लक्स लूप्स जो है वो अपना रास्ता एयर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो एयर से कंप्लीट किए हुए रास्ते की वजह से जो ड्रॉप होता है वो लीकेज ऑफ फ्लक्स की वजह से लीकेज रिएक्टेंस इनकॉर्पोरेट किया, जो कि ट्रांसफार्मर में भी होता है। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में जनरेटेड फ्लक्स प्राइमरी से लिंक होता है, तो ये ऑल्टरनेटर में भी हो रहा है। दोनों ही चीज़ें ऑल्टरनेटर में हो रही है, दोनों ही चीज़ें ट्रांसफार्मर में हो रही है। तो फिर डिफरेंस क्या है ऑल्टरनेटर के लोड बैलेंसिंग इफेक्ट और ट्रांसफार्मर के लोड बैलेंसिंग इफेक्ट में, या फिर ऑल्टरनेटर में होने वाले आर्मेचर रिएक्शन को लोड बैलेंसिंग इफेक्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या कैसे दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हम बहुत अच्छे से फेजर डायग्राम से समझ सकते हैं, दोनों का फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का। और मैं ये नहीं कहूँगी ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम, ये इंडक्शन मोटर का भी फेजर डायग्राम हो सकता है, और ये आपका ऑल्टरनेटर का फेजर डायग्राम है। तो इनके बीच में कंपैरिजन करके मैं बता सकती हूँ कि क्या डिफरेंस है आर्मेचर रिएक्शन वर्सेस लोड बैलेंसिंग इफेक्ट का। जो मुझे लास्ट वीडियो से मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया था वो ये था कि लोड बैलेंसिंग इफेक्ट जो होता है वो लोड ट्रांसफार्मर पर लग गया, ये इन्फॉर्मेशन जो है, या लोड के एनर्जी की रिक्वायरमेंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में जो आती है वो म्यूचुअल फ्लक्स जो सेकेंडरी का प्राइमरी से लिंक होता है, और उसकी वजह से प्राइमरी साइड में ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी खींची जाती है सप्लाई से। वो एक्स्ट्रा एनर्जी किसको सर्व कर रही होती, लोड को। तो सेम चीज़ ऑल्टरनेटर में भी हो रही है, पर ऑल्टरनेटर के आर्मेचर रिएक्शन में लोड के रिक्वायरमेंट की एनर्जी इनपुट से तो मांगी जा रही है, साथ में जो फील्ड फ्लक्स है या वर्किंग फ्लक्स है उसको भी डिस्टर्ब कर दिया जाता है। अब इस चीज़ को मैं ऐसे समझूं, सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर की बात करती हूँ, ऑल्टरनेटर की तो इतने दिनों से बात कर ही रही हूँ, पर फिर भी मैं इसके कंपैरिजन में ऑल्टरनेटर की भी थोड़ी सी बात फिर करूँगी। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग से प्राइमरी सप्लाई दिया, उसके पैरामीटर्स प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, सेकेंडरी साइड में लोड लगाया, उसके पैरामीटर्स रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। प्राइमरी साइड में जैसे ही हमने करंट दिया तो यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो फ्लक्स φ21 सेकेंडरी से लिंक हुआ, सेकेंडरी में E2 EMF आया, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। तो और लोड भी लगा हुआ है, सर्किट कंप्लीट है, तो करंट I2 बहना शुरू हुआ। I2 ने भी अपना फ्लक्स प्रोड्यूस किया, और ऐसे प्रोड्यूस किया कि वो अपोजिशन में लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग अपने करंट का अपोज करते हुए फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो φ12 सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी से लिंक होने गया, मतलब φ21 के अपोजिट φ12 ये आ गया। φ21 ऐसे आया, φ12 ऐसे आया, कई बार समझा चुकी हूँ। जैसे ही यहाँ पर इन दोनों से लिंक होने वाले या प्राइमरी से लिंक होने वाला फ्लक्स रिड्यूस हो गया, तो इस सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, तो इधर से सप्लाई से ज़्यादा करंट खींचा जाता है, और वो करंट इतना होता है कि फिर से वो φ12 के बराबर फ्लक्स प्रोड्यूस कर देता है। तो इस डायरेक्शन में φ21 था, माइनस φ12 था, और फिर प्लस φ12 आ गया, तो पूरा कंपनसेट होके फिर से कोर में सेम फ्लक्स φ21 हो जाता है, मतलब कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन हो जाता है। ये हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ, इनपुट साइड मतलब रोटर फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स 5 जनरेट हुआ था उसने आर्मेचर वाइंडिंग से लिंक हुआ, EF यहाँ पर इंड्यूस हो गया, लोड लगा दिया आर्मेचर में, करंट आए बहने लगा, आए करंट ने क्या किया, अपना फ्लक्स प्रोड्यूस किया, वो फ्लक्स फिर से कहाँ जाके अपोजिट डायरेक्शन में लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग प्राइमरी से लिंक हुआ, मतलब रोटर फील्ड वाइंडिंग से लिंक हुआ। रोटर फील्ड वाइंडिंग का फिर से नेट EMF यहाँ का रिड्यूस हो गया, और सर्किट का नेट EMF रिड्यूस हो गया, तो सप्लाई से एक्स्ट्रा वोल्टेज या एक्स्ट्रा
करंट खींचा गया और वो एक्स्ट्रा करंट इतना था कि फिर से उसने कितना फ्लक्स दे दिया जितना कि रिक्वायर्ड था, जितने की फ्लक्स से रिडक्शन हुआ था। पर ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है बेटा। इसको मैं फेजर डायग्राम पे समझूँ तो ट्रांसफार्मर की केस में यहाँ पर अगर V2 वोल्टेज रिक्वायर्ड है लोड का और इसका पावर फैक्टर जो है cos थीटा 2 है, मतलब V2 और I2 के बीच का एंगल जो ट्रांसफार्मर पे लगा हुआ लोड है उसके बीच का वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, मतलब लोड के अक्रॉस का वोल्टेज और लोड में से बहने वाले करंट के बीच का फेज डिफरेंस थीटा 2 है। तो मैंने ये V2 परपेंडिकुलर मैंने या नीचे की तरफ डायरेक्टेड मैंने फेजर बनाया V2 से पीछे, और ये लैगिंग लोड है, लैगिंग भी लिख देती हूँ। तो लैगिंग लोड, और यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है LR लोड लगा हुआ है। फेजर LR लोड के लिए मैं ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो V2 से थीटा 2 एंगल पीछे I2 हो जाएगा। अब इस तरफ की अगर मुझे KVL इक्वेशन कंप्लीट करनी है और V2 मेरे पास है तो मैं V2 के आगे I2 R2 इन द डायरेक्शन ऑफ I2 ड्रॉ कर दूंगी। I2 की ही डायरेक्शन में I2 R2 V2 के आगे ड्रॉ कर दूंगी। I2 R2 से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में I2 X2 ड्रॉप होगा, क्योंकि I2 से 90 डिग्री पे I2 X2 ड्रॉप होगा, तो ये बना दिया। तो V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 मिला के टोटल सम मुझे कितना मिल जाएगा E2। मुझे टोटल सम क्या मिल जाएगा E2, मतलब इन V2 प्लस I2 X2 J I2 X2 प्लस R2 मिला के मुझे E2 मिल गया। ये केवल इस सर्किट की सेटिस्फाई हो गई, वो मैंने फेजर डायग्राम पर रियलाइज कर लिए। E2 जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन मुझे E1 भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों EMFs सेम फ्लक्स से प्रोड्यूस होते हैं 5 to 1 से, इसलिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहेंगे। एक छोटा एक बड़ा तब होगा कि किसकी लेंथ K की वैल्यू क्या है। तो यहाँ K की वैल्यू मैं ग्रेटर देन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू K से मैं बड़ी मान के 1 से मैं बड़ी मान के चल रही हूँ, तो इसलिए E1 छोटा होगा। अब E1 E2 से 90 डिग्री आगे 512 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 521 बनाना पड़ेगा। E1 E2 से 90 डिग्री लीडिंग पर मुझे 521 बनाना पड़ेगा, और ये 521 के कारण ही ये दोनों EMFs इंड्यूस हुए हैं E1 E2, इसलिए लैगिंगनेस पर रहेंगे 521 से। पर 521 पहले 521 रहेगा, फिर माइनस 512 आ जाएगा, फिर प्लस 512 आ जाएगा। इस तरीके से टोटल फिर से ये कितना फ्लक्स हो जाएगा, ये फ्लक्स कितना है 521 फ्लक्स है। 521 ही रहा। जो फ्लक्स अपोजिशन में आया वो इसी लाइन पर सब्ट्रैक्ट हुआ। ये फ्लक्स और ये फ्लक्स सब अलाइंड है, कोई किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये फ्लक्स है सब के सब अलाइंड है, सेम पाथ पर वर्क कर रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है 521, तो दूसरा इस डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब सब्ट्रैक्टिव या एडिटिव होंगे। ये सब्ट्रैक्टिव है, ये एडिटिव है, पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, सेम है। सबका नेचर कैसा है, सेम है बेटा। अब इसके आगे का फेजर डायग्राम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्पज ये था कि यहाँ पर मेन वर्किंग फ्लक्स को डिस्टर्ब करने वाला दूसरा जो 512 आया, और उस 512 ने लोड बैलेंसिंग इफेक्ट से वापस से एक्स्ट्रा सप्लाई से एनर्जी खींच के उस 512 को फिर से कंपनसेट करके जीरो कर दिया, तो अल्टीमेटली फ्लक्स बचा वहां पर 512। मतलब ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स पर काम करता है, और इस ट्रांसफार्मर के मेन वर्किंग फ्लक्स को दूसरा फ्लक्स सेकेंडरी से आने वाला डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने। अब मैं अगर ऑल्टरनेटर का फेजर डायग्राम समझूं, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में डिफरेंट लोड्स के लिए ऑल्टरनेटर के फेजर डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने 5 को इस डायरेक्शन में लिया था। ये मेन वर्किंग फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स जो डीसी सप्लाई की वजह से डेवलप हो रहा है। तो 5 ऐसा है, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला EMF जो EF है ऑल्टरनेटर के आर्मेचर में, वो उससे 90 डिग्री लैगिंग पर बनाया। EF से यहाँ पर भी लोड मैं लैगिंग लोड मान के चल रही हूँ, तो EF से थीटा 2 एंगल पर IA करंट बहेगा। ये फेजर डायग्राम उस वक्त का फेजर डायग्राम है जो मैं मानकर चल रही हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑल्टरनेटर का जीरो बहुत ही आइडियल कंडीशन का। पर अभी मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि इसके फ्लक्स का डिस्टर्बेंस किस टाइप से हो रहा है वो बताना चाह रही हूँ। तो मैं जीरो वोल्टेज रेगुलेशन वाले ऑल्टरनेटर का ही फेजर डायग्राम ले रही हूँ, जो अभी तक लेती आई हूँ। एक्चुअल वाला प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटर का फेजर डायग्राम आगे मैं सिखा दूंगी बेटा। 5 ऐसा है, उससे 90 डिग्री पीछे EF होगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF आर्मेचर वाइंडिंग में लोड अगर लैगिंग वाला लगा हुआ है तो EF से IA कुछ एंगल से लैग करेगा, ये लैग किया। IA के ही अलोंग मुझे phi फ्लक्स मिलेगा, phi L भी IA के अलोंग रहेगा, phi AR भी IA के अलोंग। तो मैं phi AR फ्लक्स वो वाला ले रही हूँ जो लिंक कर रहा है रोटर फील्ड वाइंडिंग से, क्योंकि मुझे एडिशन निकालना है, एयर गैप फ्लक्स निकालना है।
फाई एफ और फाई ए आर की वजह से मुझे एयर गैप फ्लक्स निकालना है, तो मैं फाई ए आर को शो कर रही हूँ, फाई एल को नहीं शो कर रही। तो फाई ए आर करंट के अलॉन्ग ही होगा, क्योंकि कैसा ऑल्टरनेटर एज्यूम करके चल रहे हैं हम, जहां पर आयरन लॉसेस 0 है, तो फाई ए आर इधर होगा। अब मेरे पास दो फ्लक्सेस हो गए एयर में, एक फाई एफ हो गया, फाई ए आर हो गया। दोनों डायरेक्शंस कैसी है, प्लस माइनस वाली डायरेक्शन ना होकर एक की डायरेक्शन ये वाली है बेटा और एक की डायरेक्शन ये वाली है, तो दोनों का रिजल्टेंट मुझे जो मिलेगा वो ये वाला रिजल्टेंट मिलेगा, फाई ए जी, एयर गैप फ्लक्स ये वाला हो गया। मतलब फाई ए आर जो है इसके दो कंपोनेंट्स मान के चल सकती हूँ, एक ये वाला कंपोनेंट जो कि डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा, क्योंकि मेरा फाई एफ इस डायरेक्शन में है, और फाई ए आर की वजह से ये जो कंपोनेंट आ रहा है वो डीमैग्नेटाइजिंग है, और एक फाई ए आर की वजह से ये कंपोनेंट आया जो कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा है। ये डीमैग्नेटाइजिंग वाला वो पोर्शन है जो लोड बैलेंसिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। देख 5-1 से सब्ट्रैक्टिव 5-1-2 है, फाई एफ से सब्ट्रैक्टिव डीमैग्नेटाइजिंग है, तो ये एक्चुअली लोड से रिलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट की कॉलिंग करेगा इनपुट साइड से। पर ये वाला फ्लक्स क्या कर रहा है, ये फ्लक्स डिस्टर्ब कर दे रहा है फाई एफ को, ना तो ये उसमें जुड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा है। और डिस्टर्बेंस को मैं कुछ ऐसा समझ सकती हूँ कि मेरा फाई एफ पहले ऐसा था और जैसे ही फाई क्रॉस आ गया मेरा फाई एफ ऐसा हो गया, मेरा फाई एफ का शेप डिस्टर्ब हो गया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेटर में जो आर्मेचर फ्लक्स लिंक कर रहा है फील्ड वाइंडिंग को, वो ना सिर्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पुटअप कर रहा है इनपुट साइड में लोड के अकॉर्डिंग, बल्कि उस फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब भी कर दे रहा है। अब ये मैं समझाना चाहती हूं कि फाई एफ से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फाई डीमैग्नेटाइजिंग ये वाला, और फिर जब वापस एक्स्ट्रा एनर्जी खींची जाएगी सप्लाई से तो फिर से इतना करंट खींचा जाएगा एक्स्ट्रा कि प्लस डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स क्रिएट हो जाए। मतलब ये जो सब्ट्रैक्टिव फ्लक्स था, ये लोड ने रिक्वायरमेंट बताई इनपुट साइड में, इनपुट ने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, वापस करंट बहा एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा करंट इतना होगा कि फिर से इतना फ्लक्स डेवलप करेगा कि ये दोनों जितने से कमी आई थी ये कमी को वो एक्स्ट्रा फ्लक्स क्रिएट करके नल एंड वॉइड कर देता है, और वापस से फ्लक्स कितना हो जाता है फाई एफ। पर साथ में ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट अभी भी बना हुआ है, और यही डिस्टर्बिंग एलिमेंट वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है ऑल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में। तो ये कहूंगी कि इसके अक्रॉस तो ईएमएफ ईएफ वापस मेंटेन हो जाता है, पर साथ में एक ड्रॉप होने लगता है यहाँ पर। वही ड्रॉप का एलिमेंट हमने किसकी मदद से बताया था, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप की मदद से, जिसको मैंने ऐसा बताया, एज्यूम किया, इट सीम्स दैट कि ये जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज जैसे कि एक इंडक्टर के अक्रॉस हो रहा है, और उस इंडक्टर का इंडक्टेंस हम करस्पॉन्डिंग टू आर्मेचर रिएक्शन, मतलब इतना वहां पे इंडक्टर लगा हुआ है कि उसकी वजह से जो रिएक्टेंस ऑफर हो रहा है ओम, और उसमें से करंट बहने पर इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जितना कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा आर्मेचर रिएक्शन वाले वोल्टेज ड्रॉप को हम रियलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हम आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होने वाले ड्रॉप और डिस्टर्बेंस ऑफ फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो लोड बैलेंसिंग इफेक्ट में क्या कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंसिंग इफेक्ट और आर्मेचर रिएक्शन ऑल्टरनेटर के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें समझ सकते हैं। मैं ये कहूंगी कि ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स पे काम करने वाला डिवाइस है, पर ऑल्टरनेटर कांस्टेंट फ्लक्स पे काम करने वाला डिवाइस नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ईएफ डेवलप हुआ था वो EF IF की वजह से डेवलप हुआ था। फिर से माइनस डीमैग्नेटाइजिंग ये वाला आ गया, तो सप्लाई ने फिर से एक्स्ट्रा एनर्जी देके फाई डीमैग्नेटाइजिंग जितना फ्लक्स दे दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए और फाई एफ कांस्टेंट हो गया। पर ये कांस्टेंसी मेंटेन नहीं है क्योंकि इसको डिस्टर्ब कर दिया है इसने। तो फाई एफ वैसा का वैसा नहीं रहता जैसा शुरू में नो लोड कंडीशन में ऑल्टरनेटर में होगा, वो डिस्टर्ब हो चुका होगा। मतलब ऑल्टरनेटर कांस्टेंट फ्लक्स पे काम करने वाला डिवाइस नहीं है। तो अभी कुछ वीडियो से मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ बेटा, पर प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखकर अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डेप्थ को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखकर अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नॉलेज को
स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।